महागठबंधन अगर 60 में खुद को नहीं सिमटना चाह रहा है तो जो 60 और 70 मांग रहे हैं ना, वो थोड़ा सा संभल जाएं, क्योंकि सीट मांग लेने से नहीं होता है। आपका आधार कहाँ है, आपके पास वोट कहाँ है, आपको कौन वोट दे रहा है, कहाँ से कांग्रेस को 70 सीटें और 80 सीटें और 50 सीटें, सवाल ही नहीं उठता है। कुल मिलाकर ये है कि सबको तेजस्वी यादव पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और तेजस्वी यादव जितनी सीटें देंगे, जीतना है तो उतना ही लेना पड़ेगा। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पहले 10% सीटें जीत जाएं। कहने का मतलब ये है कि 243 सीट विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। ये झारखंड नहीं है 80 सीट में आप 20 सीट जीत लिए तो 1/4 हो गया, वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। पशुपति पारस 1 सीट, प्रिंस राज पासवान 1 सीट, काम खत्म। इसके अलावा उनका कोई हैसियत नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां जो हैं सीट बंटवारे में लगी हुई हैं। एनडीए एक तरफ सीट बंटवारे की जो बातें हैं वो चल रही है, तो वहीं महागठबंधन में असमंजस इसलिए है क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस जो है वो 70 सीट की डिमांड कर रहा है, तो सहनी जी भी 60 सीट की डिमांड कर रहे हैं। तो अब आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ेगा, तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कोई 60 तो कोई 70 मानने को तैयार ही नहीं। तेजस्वी अच्छे लीड लोड में रहते हैं, लेकिन उनकी सीटें क्या कम रहेंगी? तेजस्वी की सीटें कम रहेंगी तो 60-70 मांगने वाले 60 में ही सिमट जाएंगे। महागठबंधन अगर 60 में खुद को नहीं सिमटना चाह रहा है तो जो 60 और 70 मांग रहे हैं ना, वो थोड़ा सा संभल जाएं, क्योंकि सीट मांग लेने से नहीं होता है। आपका आधार कहाँ है, आपके पास वोट कहाँ है, आपको कौन वोट दे रहा है, कोई एक भी पार्टी जो है अपने वोट बेस को नहीं बता सकती है सिवाय आरजेडी के। महागठबंधन की स्थिति यही है कि अब वो ज़माना गया जब बसपा जैसी पार्टी भी चुनाव लड़ती थी तो अपना कुछ आधार वोट लेकर आ जाती थी। अब बसपा को भी वोट नहीं बिहार में मिलता है। यूपी में जितना मिले बिहार में वोट नहीं मिलता है और बिहार में किनारे हो जाते हैं। अब आप कहेंगे 2020 में तो जमा खान बसपा के टिकट पर जीत गए थे। अरे तो जमा खान जीत गए थे, बसपा के टिकट से नहीं मतलब था। वो जमा खान की अपनी हिसाब अपनी ताकत थी और सारी चीज़ें थी। तो इसी तरह आरजेडी में है, महागठबंधन में जो भी है वो उसको समझना होगा कि उसको लेना होगा आरजेडी के वोट बैंक का ही सहारा। उनका अपना आधार इतना नहीं है कि वो सरकार बना लें या बाकी चीज़ों पर आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ कर लीड कर लें। 60-70 सीट का 60 का मतलब होता है बिहार में जो जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसका 1/4 लड़ने की औकात कहाँ है। मुकेश सहनी कहते हैं ना कि बड़े भाई हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, 60 से कम पे मानेंगे नहीं। अधिकतर 4 सीट मुकेश सहनी जीते हैं और चारों का जो चारों सीटें जिस पर उनकी पार्टी जीती थी वो बोरो प्लेयर थे, यानी कि भाजपा से आए थे। उनके पास 4 के बाद से 1 तो तुरंत हार गए और खुद आज तक नहीं जीते हैं। भाजपा के कृपा पर आप पहुंचे हुए थे बिहार विधान परिषद में। तो 60 सीट बहुत अधिक डिमांड है। 60 सीट मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इतना मतलब ये समझ ले सब कोई, तब ठीक है, नहीं तो फिर ठन गोपाल 60-70 में ही महागठबंधन सिमट जाएगा। और ठन गोपाल मतलब फिर से चाकू पीठ में? नहीं तो नहीं, चाकू लगेगा या नहीं लगेगा, मुकेश सहनी की नाव किस दिशा की तरफ बढ़ेगी, इस पार जाएगी उस पार जाएगी, ये तो आने वाले कुछ दिन में पता चलेगा। क्योंकि अब तो एक ही चीज़ बचा हुआ है ना, वो सीट शेयरिंग है। किसको कितनी सीटें दी जाती हैं, दोनों गठबंधन इस पर अभी पूरी जो स्थिति है वो उनकी यही है कि किस गठबंधन में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी। कांग्रेस भी तो 70 मांग रहा है। तो 70 तो कांग्रेस को मिली हुई है पिछले बार, तो ठीक है, उसका एक दावा जेन्युइन है कि आपने पिछली बार दिया था। लेकिन कांग्रेस को समझना पड़ेगा 70 में आप 19 सीट ही जीते थे। आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि न हमको तो हारने वाली सीटें मिल गए थे। रोने गाने वाला काम धाम छोड़िए, सीधा सीधी बात यह है कि आप 70 में सिर्फ 19 सीटें जीत सके थे। आपका स्ट्राइक रेट अलग था। आप 2015 में 41 में 27 सीट जीत कर आए थे, जब अशोक चौधरी थे कांग्रेस में और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जब महागठबंधन ने चुनाव लड़ा था, उस समय 41 सीटें कांग्रेस ने लड़ी और 27 पर जीत दर्ज की। वो कांग्रेस का पिछले 20 साल में बेस्ट परफॉर्मेंस है। उतनी सीटें कभी नहीं आई हैं। उस आधार पर कांग्रेस अगर 2020 के चुनाव में ज़्यादा सीटें लेकर 70 तक पहुंच सकती है, मतलब 40 से 70 का आंकड़ा अपने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर अगर कांग्रेस को मिला होगा, तो इस बार आपका परफॉर्मेंस खराब हो, यानी कि 2020 में आपका परफॉर्मेंस वर्स्ट रहा, तो कहाँ आप जाइएगा। आइए, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जो है फॉरवर्ड की पार्टी में रही है हमेशा बिहार में, और फॉरवर्ड जो है वो कांग्रेस की तरफ मूव करेंगे, तो सीट तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड जो है अगली जाति जो स्वर्ण जाति हैं वो राजद की तरफ मूव नहीं करने वाली।
चलिए, फॉरवर्ड की पार्टी है कांग्रेस, ये मान लेते हैं। ये कांग्रेस की कही हुई बात अगर इसको आधार बनाकर चलते हैं तो 10% है बिहार में फॉरवर्ड की संख्या। इसी सरकार ने जो जातीय ये कराया था, सर्वेक्षण कराया था, उसके हिसाब से 10 से 11% है। तो आप 10 से 11% सीटों पर चुनाव लड़िए, काम खत्म हो गया। और उस हिसाब से 24 से लेकर 30 बनता है। ये फालतू की बात है कि फॉरवर्ड की पार्टी है, इसकी पार्टी। अरे भाई, आपका वोट बेस कब का खिसक चुका है। कांग्रेस 1947 के बाद से पावर में रही तो जिंदगी भर पावर में ही रहेगी, ये कहाँ होता है। 1990 में आपका किला ढहा, आज तक आपका कोई सीएम नहीं बन सका, ना बन सका, ना आने वाले चुनाव में खुद आप चाहते हैं कि आपका कोई सीएम ना बने। इस पर प्रयास है, क्या प्रयास है, किसको? लगातार देखिए, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, प्रभारी चेंज कर दिया गया, अब प्रदेश अध्यक्ष को बदला। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पहले 10% सीटें जीत जाएं। कहने का मतलब ये है कि 243 सीट विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर। ये झारखंड नहीं है, 80 सीट में आप 20 सीट जीत लिए तो 1/4 हो गया। वो चीज़ नहीं होता यहाँ पर। बिहार में 243 का नंबर पाने में, 243 विधानसभा की सीटों में 122 का नंबर पाने में आफत आ जाता है। किसी को नहीं मिला है अभी तक। एनडीए की सरकार जो है कमोबेश 20 साल से चल रही है, 4 चुनाव में किसी को भी 122 सीट नहीं मिली है, एक पार्टी को। कोalition में ही सब कुछ चल रहा है। कोalition में आप मतलब तीसरे दर्जे पर हैं और फिर आप बात कर रहे हैं कहाँ से कांग्रेस को 70 सीटें और 80 सीटें और 50 सीटें। सवाल ही नहीं उठता है। कुल मिलाकर ये है कि सबको तेजस्वी यादव पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और तेजस्वी यादव जितनी सीटें देंगे, जीतना है तो उतना ही लेना पड़ेगा। हारने के लिए आप ले लीजिए। सब अंतिम सवाल है, पशुपति कुमार पारस की भी एंट्री होने वाली है महागठबंधन में, तो कैसे होगा सीट का? पशुपति कुमार पारस आएंगे तो वो भी 10 से 15 से कम पे मानेंगे नहीं। 2 से 3 सीटों से ज्यादा उनकी हैसियत। 2 से 3? जी, पशुपति पारस 1 सीट, प्रिंस राज पासवान 1 सीट, काम खत्म। इसके अलावा उनका कोई हैसियत नहीं है, ये सबको पता है। 2 से 3 ही? तो उससे ज्यादा कहाँ उनको मिलेगा? एकोमोडेशन भी तो चाहिए। किस सीट पर आप किसको दे सकेंगे? आपको याद होगा 2010 में पशुपति पारस अपना चुनाव हार गए थे। उस समय लोजपा, जब संयुक्त लोजपा थी, रामविलास पासवान थे। पशुपति पारस जो थे वो डिप्टी सीएम के कैंडिडेट बनकर एनडीए के खिलाफ में लड़ रहे थे और अपनी सीट पर हार गए। पशुपति पारस ही नहीं, लोजपा की सभी सीटों पर हार हुई थी और आरजेडी सिर्फ 22 सीट जीत सकी थी। तो सीट मांग देने से नहीं होता है। सीट आप जितना भी मांग लीजिए, सीट मांग देने से नहीं होगा। हिसाब किताब ऐसे ही बनेगा कि इनसाइडर की तरफ से आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी 135 से 140 सीट कम से कम लेगी, ये तय है। मुकेश सहनी 15 सीट से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। उससे ऊपर जितनी भी 1-2 सीटें अगर मिलती हैं तो वो तेजस्वी के कारण मिलेंगी। तेजस्वी एक कृपा करेंगे तभी मिलेगी। और कांग्रेस का हिसाब किताब 50 से 55 का है। उससे ऊपर गए तो बहुत स्थिति खराब है। 15 बोल रहे हैं, मुकेश सहनी को झटका लग जाएगा। उनको झटका लगे नहीं लगे, वो 60 से मानने को तैयार नहीं तो उनकी अपनी स्थिति वो जानते हैं। मैक्सिमम वो 11 सीटों पर चुनाव लड़े हैं और इस बार भी 15 से ज़्यादा उनको नहीं मिल सकता। ये वो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मुकेश सहनी इस बात से इनकार करते हैं, मतलब अनभिज्ञ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि 15 सीट काफ़ी है और 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे अगर उनको महागठबंधन में रहना। इधर भी उनको उतना ही ऑफर होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। चलिए, इनसाइडर की अनुमान दावा जो है वो आपको सुना रहे थे। देखिए कितना किसको सीट मिलना है, वो चुनाव नज़दीक है। कुछ दिनों के बाद जो है आप लोग के सामने निकल कर सब साफ आ जाएगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से। धन्यवाद।